जय हिंद दोस्तों यूं तो देश की आज़ादी में न जाने कितने ही क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ कभी भी अपने सर को नहीं झुकाया और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी इनके जीते जी इन्हें पकड़ नहीं पाई। और जब ये मात्र 15 साल के थे तब इन्हें एक आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें नंगे बदन 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आजाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत भले ही अहिंसा के आंदोलन से की थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और अपमान को अधिक समय तक नहीं सहा और मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुन लिया। आजाद के साथ क्रांतिकारी तो कई थे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनकी खूब बनती थी, यहाँ तक कि इन दोनों की जोड़ी ने अंग्रेजों की जड़ों को भी हिला कर रख दिया। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे आजाद उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता गांव में पड़े भीषण अकाल के कारण अपने किसी रिश्तेदार का सहारा लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ में आकर बस गए। दोस्तों यहीं पर ही आजाद का जन्म हुआ और वे खेले कूदे बड़े हुए। चूंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, इस कारण आजाद का ज्यादातर समय भील बालकों के साथ गुजरा, जहां उन्होंने धनुष बाण चलाकर अचूक निशानेबाजी सीखी। आजाद ने बचपन से ही देश में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचारों को बड़े करीब से देखा था, जिसके चलते उनके मन में देशभक्ति और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा इस कदर भर चुका था कि उन्होंने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहने का फैसला किया। इसीलिए वो महज 15 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए और यहाँ वो जहाज में पेंटिंग का काम करने लगे। लेकिन यहाँ भी ज्यादा दिनों तक उनका मन नहीं लगा और वे अपनी पढ़ाई के चलते बनारस आकर रहने लगे। लेकिन तभी 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था, जिसमें देश के तमाम नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस समय चंद्रशेखर भी बतौर छात्र सड़कों पर उतर आए और महज 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को आंदोलन में भाग लेने वाले बाकी क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस मामले में जब आजाद को कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया तो जज के पूछे जाने पर इन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और अपने घर का पता जेल बताया, जिससे बौखलाए अंग्रेजी जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी। कच्ची उम्र के इस बालक के नंगे बदन पर पड़ता हर एक कोड़ा अपने साथ उनकी चमड़ी उधेड़ कर ले आता। बावजूद इसके आजाद के मुंह से बुलंद आवाज के साथ सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे ही सुनाई देते। आजाद की इस देशभक्ति और सहनशीलता को देखकर वहां मौजूद लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। दोस्तों अब तक देश के सभी युवा क्रांतिकारी गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फरवरी 1922 में ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना ने सशस्त्र क्रांति की चिंगारी को और हवा दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा शहर में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तभी आक्रोशित भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस घटना में हुई 3 नागरिकों और 22 पुलिस वालों की मौत से आहत महात्मा गांधी ने तुरंत ही प्रभावित रूप से चल रहे असहयोग आंदोलन को रोक दिया, जिससे युवा क्रांतिकारियों के दल में भारी रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना रास्ता बदलकर गांधी जी से अलग कर लिया। गांधी जी से अलग होने के बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए।
इसी दौरान उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। उस समय देश में हुई इस ट्रेन घटना को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकियों को कठोर कारावास के लिए काला पानी भेज दिया गया। अपने साथियों के दिए इस बलिदान के बाद आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी दलों को एक बार फिर से एकजुट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, जिसमें उनके मुख्य साथी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा जयदेव कपूर जैसे कई अन्य क्रांतिकारी थे, जिन्होंने साथ मिलकर उग्र दल के नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। इसके अलावा दिल्ली असेंबली में जो बम धमाका किया गया था, उसमें भी आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह खुद दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दें, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से संगठन एक बार फिर से बिखर जाएगा, जिससे देश की आजादी की लड़ाई कहीं न कहीं धीमी पड़ जाएगी। लेकिन भगत सिंह ने आजाद की एक भी नहीं मानी और इस घटना को अपने 2 साथियों के साथ खुद ही अंजाम दे दिया, जिसके तहत उन्हें उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई। दोस्तों, इन सारी घटनाओं के बावजूद चंद्रशेखर आजाद अब तक अंग्रेजों की पकड़ से बचे हुए थे। वे अपने निशानेबाजी और भेष बदलने की कला में भी काफी माहिर थे, जिस कारण अंग्रेजी सरकार उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाई। और ऐसा कहा जाता है कि आजाद को सिर्फ पहचानने के लिए उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 700 लोगों की भर्ती कर रखी थी। बावजूद इसके वो कभी भी आजाद को पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से कोसों दूर थे। लेकिन कहा जाता है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, क्योंकि उन्हीं के संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी ने उनके खिलाफ अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। जिसके बाद वो दिन भी आया जब मां भारती के इस लाल को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। दोस्तों, ये दिन था 27 फरवरी 1931 का, जब आजाद अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज से मिलने पहुंचे थे। वे दोनों पार्क में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे कि तभी अंग्रेजी अफसर नॉट बाबर अपने दल बल के साथ वहां आ धमका। बाबर ने आते ही बिना किसी वार्निंग के आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग में आजाद को एक गोली जांघ पर और एक गोली कंधे पर लग चुकी थी। बावजूद इसके उनके हाव भाव बिल्कुल भी सामान्य बने हुए थे। वे अपने साथी सुखदेव के साथ एक जामुन के पेड़ के पीछे जा छिपे और स्थिति को हाथ से निकलता देख अपने साथी सुखदेव को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। इस दौरान आजाद ने 3 गोरे पुलिस वालों को भी ढेर कर दिया था, लेकिन अब उनके शरीर में लगी गोलियां अपना असर दिखाने लगी थी। वहीं नॉट बाबर अपने सिपाहियों के साथ उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रहा था, लेकिन पेड़ के पीछे छिपे आजाद अकेले ही सैकड़ों पुलिस वालों का मुकाबला कर रहे थे, जिस कारण उनके पास मौजूद गोलियां भी अब खत्म हो चुकी थी। लिहाजा इस वीर योद्धा ने अपनी पिस्तौल में बची अंतिम गोली को स्वयं की नियति में ही लिखने का साहसिक फैसला कर लिया। आजाद के मूर्छित नेत्रों में अब भी उनका ध्येय आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आजाद हर्षित मन से जीवन की अंतिम घड़ियों में अपने देश की माटी और उसकी आबो हवा को महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी पिस्तौल आखिरी बार गरजी और ये वो क्षण था जब उन्होंने उस पिस्तौल में बची अंतिम गोली को अपनी कनपटी में ही दाग लिया। दोस्तों, मां भारती ने अपने इस लाल को तो खो दिया था, लेकिन उसका खौफ अंग्रेजों में इस कदर हावी था कि गोरे सिपाही उनके मृत शरीर के पास तक आने से कतरा रहे थे और लगातार उन पर गोलियां बरसाए जा रहे थे। आखिर में चंद्रशेखर आजाद की इस बहादुरी से नॉट बाबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद अपनी टोपी उतारकर आजाद को सलामी दी और उनकी पिस्तौल को अपने साथ अपने देश ले गया, जिसे भारत सरकार के प्रयासों के बाद देश में वापस लाया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।